Hello, good morning to all of you. So we will proceed with the electromagnetic wave lecture, and we will cover it up. कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, बाकी पॉइंट्स अभी कवर हो जाएंगे. लास्ट क्लास से कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, और या फिर मैं एक बार इसको समराइज कर दूं. सो लेट मी राइट ओवर हियर कि क्या पढ़ा तुम लोगों ने लास्ट क्लास में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने देखा था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव, इन सबको मिला करके ये रेडी किया गया. और इम्पोर्टेंट चैप्टर है. एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो जो डायरेक्शन को लेकर के हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किया था. सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मैक्सवेल की इक्वेशन से, और मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो फंडामेंटल आइडिया क्या था, मैक्सवेल ने ये बताया है. मैक्सवेल्स इक्वेशन है बेसिकली, वो 4 इक्वेशंस जो आप जानते हो. कई बार बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मैक्सवेल ने किस इक्वेशन में करेक्शन किया था, किस लॉ में करेक्शन किया था. तो आपको याद रहेगा कि एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया था. फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या करेक्शन किया था, तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया था. फिर क्यों किया था, बिकॉज सिमेट्री वाज एब्सेंट, तो सिमेट्री को क्रिएट करने के लिए किया था. व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री वाज एब्सेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन देखा था फैराडे में, लेकिन एम्पियर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया था, तो उसको कंप्लीट किया था. और मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशंस आपको पता रहती हैं. वो गॉस लॉ है. अगर मैं शॉर्ट जल्दी में लिखूं तो कुछ ऐसा रहता है, ई डॉट डी एस, इनको याद रखना है. ये सारे इक्वेशंस को आपने 1 by 1 डिटेल में पढ़ा हुआ है. और दूसरा था बी डॉट डी एस. ये आपको याद रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से वो जीरो रहता है. क्यों जीरो रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व में होते हैं, तो जितना इन करेंगे उतना आउट करेंगे. इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी सिमिलर फॉर्मेट में होते हैं. जैसे ई डी एस है तो फिर बी डी एस है, ई डी एल होगा तो फिर बी डी एल होगा. सो ये बनता है आपका माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी, जिसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए. और ये क्लोज लूप पर है, तो इसको भी आपको क्लोज लूप पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा. ये सरफेस हमारा क्लोज हो जरूरी नहीं है, लूप क्लोज होती है, दोनों का ध्यान रखना है. और लास्ट में था ये ई बी डॉट डी एल. दिस वाज म्यू नॉट. आई इनक्लोज था, तो आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और डी ए. सो ये 4 इक्वेशंस आपको पता है, और ये अपने ये याद रखना है कि ये जो टर्म लिखा गया है, ये टर्म आई डी को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट को. आपसे पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है. एग्जाम्पल पिक कर लेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाई डी टी. अगर आप फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लगा दोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और डी ए, जो भी आप लिखना चाहो. और ये क्लोज का फ्लक्स नहीं होता है, ये किसी भी करंट कैरिंग किसी भी सरफेस से होगा. जो सरफेस होगा वो अपने को देखना पड़ेगा. सो दिस वाज द करेक्टेड इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को उन्होंने करेक्ट किया था. आप जानते हो, जब हम ई डॉट डी एल या बी डॉट डी एल कहते हैं तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन. इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं सर्कुलेशन. तो इसको बोलेंगे सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नाम आते हैं. आपको याद होगा जब ये बताया गया था एम्पियर्स लॉ, तो इसको बोला था ये लाइन इंटीग्रेशन है, तो इनको लाइन इंटीग्रेशन बोल सकते हो या फिर सर्कुलेशन बोल सकते हो. आपने देखा था इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सर्कल के फॉर्म में आती है, इस तरह से रोटेट कर रही होती है. आई मीन लाइक रोटेट नहीं कर रही होती, इसकी जो लाइंस होती हैं वो कर्व के फॉर्म में होती है, क्लोज कर्व के फॉर्म में होती है. और मैग्नेटिक फील्ड इससे निकाल करके देखा होगा वायर की वजह से, वो भी क्लोज कर्व के फॉर्म में होती है.
तो ऐसा अपीयर करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम लोग डील कर रहे होते हैं तो वो सर्कुलेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितना उसका पोर्शन सर्कुलेट हो रहा है, जबकि ये जो है वो लाइन सरफेस इंटीग्रेशन है और वो फ्लक्स को बता रहे होते हैं। तो करेक्शन यहाँ पर हुआ है, वो करेक्शन को अपने याद रखना है। एक तो ये आपने समझा था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो और एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से सिंप्लीफाइड जो रिजल्ट्स आए थे उनको देखा था, और ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ई नॉट साइन या फिर कॉस के आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, और ई वेक्टर की डायरेक्शन। अब इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर ये डायरेक्शन को ई नॉट को दे दो तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा सकते हो, वो चॉइस है। और ये जो हमने आर वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आर डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कई बार ये आर को वेक्टर न लगा करके के को वेक्टर यूज कर लेते हैं, के वेक्टर। तो आर हमारा एक नंबर हो जाएगा, के डायरेक्शन को बता देगा, तो के को वेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट इसकी इसकी डायरेक्शन आएगी ऑसिलेशन की और प्रोपगेशन की, दोनों अपने को रीड करना है। इसके साथ साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखा था, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था कुछ बी नॉट, अगर वो साइन आया तो ये भी साइन आएगा, अगर ये आर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी आर ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन बी का ऑसिलेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। फिर आपने देखा था इनके एम्पलीट्यूड्स में एक रिलेशन चल रहा होता है। एम्पलीट्यूड्स में क्या रिलेशन चल रहा है कि जो ई नॉट की वैल्यू है वो बी नॉट इंटू सी के बराबर है और वी के बराबर है, जहां पर वी क्या है, वी वेलोसिटी है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। सो हम वी यहाँ से पता करेंगे या फिर ऐसे ओमेगा बाई के से पता कर सकते हैं। सो वी यहाँ से पता करने के बाद यहाँ पे रख देंगे, अगर वैक्यूम होगा तो सी के बराबर हो जाएगा और एक दूसरे के मैग्नीट्यूड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो मैग्नीट्यूड का रिलेशन पता चल गया। डायरेक्शन के रिलेशन में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन के रिलेशन में ऐसा बोलेंगे कि जो आपका आर वेक्टर है, आर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेसिकली, और आप चाहो तो ऐसा लिख लो कि जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, दे आर इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहे होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के फैशन में। सो दो की डायरेक्शन से हम तीसरे की डायरेक्शन निकाल करके बता सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लर्न किया था और मैंने आपको बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो उसको याद रखना है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, वो भी चलेगा। इस रिकैप के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसी को पहले एक दो एग्जांपल डील कर लेते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का और एक इसका, सो दैट थोड़ा सा आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ऑब्वियस एग्जांपल पिक करते हैं। लेट्स से आपसे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास एक सर्किट है, आरसी सर्किट है। मैंने सी पहले बना दिया, बात ही की है। ये आर है और ये सी है। यहाँ पर एक स्विच हुआ करता था और इस स्विच को आपने टी इक्वल टू 0 पे क्लोज किया था। ये ईएमएफ है। क्वेश्चन सेज फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट in between plates of capacitor at any time t। मतलब जो टाइम का फंक्शन होगा वो बताना है कि किसी भी टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो अपने को कैलकुलेट करना है। और टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया था, तो स्विच वाज क्लोज
एट टी इक्वल टू 0। सो सिंस आप बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो तो काफी कैलकुलेशन आप प्रीवियस कैलकुलेशन से बोरो कर सकते हो जो कभी ना कभी आपने पढ़ी होंगी। और अगर आप चाहो तो आप इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से निकालेंगे। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर ये होगा कि आरसी सर्किट है, इस पे करंट आई अगर चल रहा होता है तो इसको आई हम कंडक्शन करंट कहते हैं। और हम लोगों ने ये बात किया था करंट की कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो कंडक्शन करंट आएगी वही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। और क्या इस वाले सर्किट में हम लोग कंडक्शन करंट का एक्सप्रेशन जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ये आरसी सर्किट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, कंडक्शन करंट का एक्सप्रेशन जानते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है ई डिवाइड बाई आर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। रिमेंबर दैट, यू नीड टू। सो पॉइंट इज कि अगर ये कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के पैरेलल होती है, बराबर होती है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों अपना एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो ये अपने सॉल्विंग को लेकर के आपने कनेक्ट किया और आपका आंसर आ गया। क्या इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं? अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से निकालें तो अपना आंसर यही आना चाहिए। तभी दोनों बातें कन्वर्ज करेंगी, मैच करेंगी, और फिर आप किसी भी तरह से सॉल्व करोगे तो जमेगा। तो समझते हैं कि किस तरह से अपना ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर जाने वाली है। सो शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया, अब हम ब्रॉडर कट पे चलते हैं, लॉन्ग कट पे, और उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये एग्जांपल इसलिए पिक किया गया कि कभी अगर आपको ई दे देगा या ई देने का कोई तरीका बताएगा तो फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो अगर ये कैपेसिटर है तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे इसके पास चार्ज क्यू रहा होगा, ये कब माइनस क्यू रहा होगा, तो यहाँ पर एक फील्ड डेवलप हुई होगी। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे? पता करते हैं। सो अगर इसको हम पता करते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग पता करेंगे कि ई की जो वैल्यू आती है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, हम लोग जान चुके हैं ये चार्ज हो ये चार्ज हो, तो इसकी फील्ड इधर आती है, इसकी फील्ड नेगेटिव की उधर जाएगी, एड अप करेगी, और वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन वाला रूल लगाएंगे। तो क्या ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक का आएगा और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे का भी आएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फील्ड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा किसी भी चार्ज किसी टाइप का चार्ज डेंसिटी है तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जैसा आ जाएगा। क्या ये हमारा ई चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा, क्यों? क्योंकि क्यू चेंज करता है। अब हम इस आरसी सर्किट को पहले सॉल्व करके ये पता कर लेंगे क्यू कितना आता है। तो आरसी सर्किट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तुमको पता है कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है। क्यू की जो वैल्यू आती है, सो क्यू की वैल्यू अपने को मिलती है क्यू नॉट, जो कि C इंटू ई के बराबर होता है, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी आती है। मैं डायरेक्टली इसको यूज करूँ, अदरवाइज आप इसको भी ड्राइव कर सकते, डेरिवेशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे अगर हम डी क्यू बाई डी टी निकालते हैं तो करंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन वो कौन सा करंट मिलेगा? वो कंडक्शन करंट मिलेगा। तो अगर आपको आईसी निकालना है तो आप डी क्यू बाई डी टी कर सकते हो, लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाह रहे हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं तो डी क्यू बाई डी टी से नहीं आएगा वो, क्योंकि वो उस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉज है वो चार्ज फ्लो नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके वेरिएशन को देखेंगे, फिर उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या वो आईसी के बराबर आता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो पैरेलली। अच्छा, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या बताई गई है? ये एप्सिलॉन नॉट होता है और डी फाई बाई डी टी होता है। फाई कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अपने को फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो चीज आप यहाँ पर लर्न करोगे। अगर अपने पास कोई प्लेट्स हैं, जैसे एक ये प्लेट थी और एक ये प्लेट थी, तो फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही थी, तो जहां भी डिस्प्लेसमेंट करंट जा रही होगी जिस स्पेस में, तो उसके परपेंडिकुलर उस करंट के परपेंडिकुलर एक सरफेस लेंगे पूरा, जहां से वो करंट जा रही है, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो बताएंगे। या फिर ऐसा बोलो कि आपको सरफेस दिया जाएगा कि बोलेगा कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, तो जितना सरफेस होगा उस सरफेस का फ्लक्स निकालोगे उसके अक्रॉस, और फिर आप करंट निकालोगे। सिंस यहाँ पे हमको टोटल करंट चाहिए, तो टोटल जितना फ्लक्स जा रहा होगा सारा का सारा मेजर करना पड़ेगा। और ये जो प्लेट्स है इनका एरिया ए है, हमको पता रहता है। सो इस प्लेट एरिया अगर ए है तो हम लोग, और ये ई जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, किसी भी एक टाइम पर देखोगे तो वो यूनिफॉर्म आ गई किसी भी एक टाइम पर। तो फ्लक्स कितना लिखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का या इलेक्ट्रिक का?
फ्लक्स आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन E इंटू ds और डॉट ds। फिर आप देखोगे E कांस्टेंट है, और अगर एरिया लेते हो तो E की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन पैरेलल जा रही है, तो इसको E इंटू एरिया लिख सकते हैं, ये फ्लक्स हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू अपने पास आ जा रही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट? बस हो गया, डन हो गया। इसके बाद अब आप Q की वैल्यू रख दीजिए, जैसे आप Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, या फिर यहीं से चेक कर सकते हो। तो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी? ID की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी, तो D अपॉन डी टी ऑफ दिस विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट सेटल करेगा और ये डी क्यू बाई डी टी बनेगा। तो अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया? डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ गया। और हम लोग जानते हैं कि क्यू हमको दिया गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आईसी बनेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आईसी और आईडी दोनों बराबर होंगे, और निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आईसी के बराबर आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आपको ई अपॉन आर या डिफरेंशिएशन से पता चल जाती है। अब आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, करंट को निकालना, कंडक्शन करंट, दैट मीन्स व्हाट अबाउट नाउ? अब आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. गुड, देयर वाज Yes. हाँ, सो अगर रिकनेक्ट हो गया तो अच्छी बात है। स्क्रीन के बारे में कंफर्म कर दीजिए, आपको स्क्रीन आ गया है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Yes, sir. आ गया है स्क्रीन। स्क्रीन आ गया, गुड। सो जो आप पढ़ रहे थे उसी को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या हुआ। बीच में वो नेट फेलियर की वजह से ऑफ हुआ। सो आइडिया वाज लाइक दिस कि अगर आपको ये कैपेसिटर के इनसाइड में आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन पूछना चाहता है, तो हम फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। कहीं भी पूछना चाहेगा तो वहां पर हम फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से कैच करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमको एप्सिलॉन और डी फाई बाई डी टी लगाना होता है, तो पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। फिर वो आपको एरिया बताएगा कि कहाँ से करंट निकलता हुआ आपको देखना है। ऐसा नहीं बताएगा कि कहाँ से फ्लक्स निकालना है।
बोलेगा कि इन दो सरफेसेस के बीच में बताइए कितना करंट चल रहा होगा, या फिर इस वॉल्यूम पे कितना करंट चल रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड जाती है उसी डायरेक्शन में अगर जो करंट की डायरेक्शन दी जाएगी और जितना एरिया दिया जाएगा उस एरिया से फ्लक्स को आप निकालोगे, एक हाइपोथेटिकल एरिया कंसीडर करोगे जो कि उसी एरिया के बराबर होगी जहां से सारी करंट इंक्लूडेड होगी, उससे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। फिर फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के साथ में, और ये फ्लक्स डिफरेंशिएशन तभी अपना जस्टिफाइड रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रही होगी। तो जैसे कि इस केस में चार्ज दे करके चार्ज को वेरी करा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं, या फिर कैपेसिटर ना दे करके कुछ भी दे सकते हैं। आपको ऐसा बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और बोलेगा इंडक्शन ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकालिए, तो हम इसको यूज करके बता सकते हैं। ये एग्जांपल ऑब्वियस मैंने सर इसलिए बोला था कि इस पर जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बस वही रीप्रूफ हो रहा है, उसी को हम प्रूफ कर पा रहे हैं। यस। सर जो लाइक कैपेसिटर्स का जो एरिया ए है, तो हम डायरेक्टली उसे जैसे जो हम लाइक हमको अगर ए बाई टू दिया होगा तो डायरेक्टली हम आई बाई टू कर सकते, आई डी बाई टू कर सकते हैं क्या? ओके, अगर आपसे पूछेगा कि हाफ ऑफ द कैपेसिटर से कितना जा रहा होगा, हाँ उसको करने के पीछे लॉजिक क्या होगा कि आप देखो ई कैसा है, ई आपका यूनिफॉर्म है। तो सिंस ई यूनिफॉर्म है इसका मतलब है सभी से फ्लक्स जो जा रहा होगा बराबर जा रहा होगा, प्रोपोर्शन में जा रहा होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो उसका डिफरेंशिएशन भी एरिया के प्रोपोर्शनल भी रहेगा। तो अगर आपसे बोलता है हाफ ऑफ द स्पेस से कितना करंट जा रहा है, तो हम उसको आई डी बाई टू बोल सकते हैं। तो उसको बोलने से पहले अपने को देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और एरिया के प्रोपोर्शन में करंट डिवाइडेड होगी। लेकिन अगर हमारा ई बदल रहा होता स्पेस के साथ में, तो फिर हम दोनों के प्रोडक्ट को देख करके बताते हैं। इस केस में जरूर बोल सकते हो कि यस, हाफ एरिया से या हाफ वॉल्यूम से हाफ करंट जाने वाला है। ओके, और अब आपको ये इस दिमाग में और अच्छे से फील हो गया होगा कि आईसीआईडी बराबर होते हैं, हमने उसको प्रूव करके देखा है कैपेसिटर के साइड में। और बाकी जहां भी सर्किट दिया होगा तो आप डायरेक्टली आप आईसी और आईडी को यूज कर लेंगे कि जो भी कंडक्शन करंट आ रही है और बीच में जो भी गैप होगा अगर डिस्प्लेसमेंट करंट चल रहा होगा, सो दे मस्ट बी इक्वल, बिकॉज वी नो कि एक वायर में एक ही करंट चलता है, और जिसको हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ओके सो, और आपको याद होगा जब हम लोगों ने कंडक्टर्स में या करंट को जब पढ़ रहे थे तो आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर इसको क्या फ्लूइड के जो फ्लो होता है उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज का फ्लो चल रहा है, ड्रिफ्ट चल रहा है। तो आपने देखा था काफी कुछ सिमिलरिटी आई थी। तो जैसे कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन होती है ना फ्लूइड में, एग्जैक्टली यहाँ पर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लोकेशन पर सेम अमाउंट का करंट चल रहा होता है, तो करंट कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है। और अभी तक जो हमको नहीं पता था कि ये करंट कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा था, या फिर हो रहा था या नहीं भी हो रहा था, तो उसको जस्टिफाई हो गया कि वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है और उसको बैलेंस कर रहा है। ओके, सो दिस वाज योर वन एग्जांपल जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कैलकुलेशन बता दिया गया। एक और एग्जांपल यहाँ से पिक कर लेते हैं, हालांकि लास्ट क्लास में किया था, फिर भी एक जनरल टाइप का एक्सप्रेशन दे करके। सो लेट्स से कुछ ऐसा बोलता है कि इफ in an electromagnetic wave electric field is given by E vector is equal to this E naught sin k, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप
अच्छा के उस के से कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम केवल यही इतना लिख देते हैं माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर कुछ लिखा हो आपके साथ आपके लिए आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। सो बेसिकली वो आपसे क्या कर सकता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से वेक्टर को यूज करा सकता है 10 साल, अगर रूल आपको पता है तो। लेट्स से कि ये ई दिया गया है, आपसे कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of B, in the direction of magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी उसके डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा यूनिट वेक्टर्स के, और आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही होगी या फिर ऑसिलेट कर रही होगी। ऑसिलेशन इज अ गुड वर्ड। ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई करें और आंसर निकालें। अच्छा, इसके लिए एक क्रॉस चेक करना चाहिए था, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। एक बार मैं करेक्ट कर देता हूँ, हो सकता है कि इसमें वैल्यूज मैंने रैंडम दी हैं, दे मे नॉट बी जस्टिफाइड। सो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक कंडीशन और भी होती है कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं इस वेक्टर को चेंज कर दे रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। और लेट से ये जो वेक्टर है वो आई कैप माइनस जे कैप है, अब जस्टिफाई हो जाएगा। हाँ, वो आपको देखना है कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं। इसको हम कई तरह से कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं, कैलकुलेट करके दे सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हो सकता है बहुत सारे करेक्शन करने की जरूरत हो, बट आपको इंटेंशन उसकी समझने की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है कि अगर हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चले और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कंसर्न हो सकते हैं इस क्वेश्चन की इस लैंग्वेज में, मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि आपको वो भी याद रहे कि कुछ कंसर्न्स भी दिख रहे हैं। देखो क्या होगा कि इसमें अगर आप देखोगे तो जो वेलोसिटी ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पकड़ सकते हो आप, यहाँ से बिल्कुल पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। सो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन पकड़ेंगे तो अपने को डायरेक्शन मिलेगी आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। √2 से क्यों डिवाइड किया, ये के एक्स है, ये एक्स की डायरेक्शन है, और जो एक्स की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यू नो दैट। सो ये जो होगा वो आपको यहाँ पे कुछ एक्स वगैरह भी लिखना चाहिए था हमको, चलिए वो एक्स लिख दिया ताकि अपने को पता नहीं, एक्स लिखेंगे तो वो एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, कोई और नंबर भी लिखा जा सकता है। सो अपने को डायरेक्शन से मतलब है, तो ये डायरेक्शन में ये वेव प्रोपोगेट करता है, तो इस डायरेक्शन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए अपने को, तो ये वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा, तो अपने पास ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। ये आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा अपने को क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने डायरेक्टली लिख के बताई है, तो इसके बाद जो लिखा होता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, वेब में आप पढ़ चुके हो। और अपने को पता होता है कि ये ई वी और बी कैप्स जो होते हैं राइट एंगल सिस्टम बनाते हैं, तो किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तीसरा आएगा ऑर्डर में। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको याद होगा, हम लोगों ने कभी ऑर्डर लिया लर्न किया था, जैसे IJK में किया था, एग्जैक्टली वैसे भी याद रख सकते हो। तो ये वी कैप है और ये ई कैप है और ये बी कैप है। अब जो भी कैप पता करना हो इसी सीक्वेंस पे आप चले जाओ, कैप के टर्म में बात करेंगे, क्योंकि कैप बिकम्स यूनिट वेक्टर, तो उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका आंसर देना बहुत आसान था, क्यों, क्योंकि ये भी एक्स वाई प्लेन पर है, ये भी एक्स वाई प्लेन पर है, और इसका मतलब है तीसरा कहाँ होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो तो लॉजिक क्या जाएगा अपने को, अगर बी की डायरेक्शन निकालनी है तो इन दोनों का क्रॉस करो, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बी का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी एबल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दीज डायरेक्शंस। माइंड इट, के डायरेक्शन के टर्म में है,
वेक्टर के टर्म में नहीं है, वेक्टर के टर्म में दूसरा फंडा चलता है, वो आप जानते हो, मैग्नीट्यूड भी आएगा। So direction of B can always be calculated by using these kind of right hand system, IJK जैसा हम इसको VEB मान करके बता सकते हैं। अच्छा, V की डायरेक्शन कितनी है, तो आप देखोगे जो V की डायरेक्शन है वो आपको मिल रहा है I कैप माइनस J कैप बाई रूट 2, और आप जानते हो जब डायरेक्शन को डायरेक्शन से क्रॉस करते हैं तो डायरेक्शन ही आती है, तो जो भी आएगा वो आपका डायरेक्शन ही आ जाएगा। सो ये बनेगा 1/2, और अंदर लेके जाओगे I क्रॉस I कैंसिल आउट हो जाएगा, ये J क्रॉस I बनेगा और I क्रॉस J बनेगा, और J क्रॉस J की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप जानते हो कि इसको रिवर्स करके प्लस किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स I क्रॉस J डिवाइड बाई 2। यूनिट वेक्टर बनना था इसलिए K कैप आ गया। इतनी सारी कैलकुलेशन सिंपली ये बताने के लिए किया गया, हम क्रॉस करेंगे और ऑर्डर में क्रॉस करेंगे और अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बी कैप दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, और प्लस z विल बी इट्स डायरेक्शन। ओके, सो वो केवल एक्स वाई ना देकर के कोई भी डायरेक्शन देकर के कोई भी डायरेक्शन से अपने नेक्स्ट डायरेक्शन पूछ सकता है, हम बता सकते हैं, बिकॉज वी नो दे फॉर्म राइट हैंड रूल कोऑर्डिनेट सिस्टम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद रख लीजिए। तो जब आप V क्रॉस E करेंगे तो अपने को B मिलेगा। व्हेन यू डू E कैप क्रॉस B कैप, तो आपको V की डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो अगर मान लीजिए ये E दे दें और B दे दें, आपसे V पूछे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड फाइनली B को अगर आप V से क्रॉस करोगे तो E भी निकाल सकते हो। तो ये याद रख लो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या इश्यूज आपको नजर आ सकते हैं वो मैं भी एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ, और एग्जाम में आएगा तो अपने को देखना है क्या पूछा गया, क्या निकाल सकते हैं, बस उसी के हिसाब से चलेंगे। कुछ इश्यूज जैसे आपको शॉर्ट आउट करने होंगे, जैसे इससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया था, वो इसलिए इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि आई नीड टू इंश्योर, या क्वेश्चन मेकर नीड टू इंश्योर कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसा आना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आना चाहिए। आई मीन लाइक, हाँ, ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और अभी आप देखोगे इसका इसका डॉट करके देखोगे तो 0 हो जाएगा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये फिक्स हो गया तो ये रैंडम नहीं हो सकता है, ये भी लिमिटेड है। एक तो ये कंसर्न जा रहा है, दूसरा कंसर्न आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि देखो ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, और हम उसको ऐड जैसा कुछ कर रहे हैं, तो लॉजिकली कम सूट करने वाला है। गेट माय पॉइंट, कि वेक्टर के साथ हम स्केलर को ऐड वैड कैसे करते हैं, तो वो माइनर पॉइंट्स हैं, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने पास तरीके होंगे। आप क्या कर सकते हो, ये डायरेक्शन के को दे सकते हो, के का मैग्नीट्यूड लिख दो, के को अलग से डायरेक्शन बता दो। तो कई बार लोग क्या करते हैं, के वेक्टर अलग से बता देते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है वो के के साथ एसोसिएट करते हैं, और यहाँ पे के का मैग्नीट्यूड केवल लिखते हैं, और या फिर ऐसा कुछ डायरेक्शन यहाँ पर भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा। तो आपको उसके बारे में सिर्फ आइडिया रखना है कि वो भी एक कंसर्न है, बट आंसर बताने के लिए आप वी पता करो, ई पता करो, ये रूल लगाओ, आंसर बताओ, डन हो जाएगा। ओके, सो काफी टाइम ले लिया इसको लेकर के और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, बट मेक श्योर कि आपको ये क्लियर रहता है। कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रहता है, और उसको हम ये ओसिलेशन होता है, ओसिलेट करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सेम फेज पर होते हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। सारी कहानी हम लोगों ने लर्न की थी, और ये भी लर्न किया था कि जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप जनरेट करते हो तो एक चार्ज को एक्सेलरेट कराना पड़ता है। तो जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे या वेव्स आएंगे, चाहे वो लाइट हो, चाहे एक्सरेज हो, गामा रेज हो, कोई भी रेज हो, वो चार्ज के एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये चार्ज कैसे एक्सेलरेट करता है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कहानियां आती हैं। एनीवे, सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि ये वेव में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वेव्स होते हैं, और उनको अगर आप लिस्ट आउट करोगे तो वो एक स्पेक्ट्रम बना रहे होते हैं। तो कई बार उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम नाम से बुला लेते हैं, तो बेटर होगा कि हम वही हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स की टोटालिटी में किस ऑर्डर पे किस तरह से अरेंज होते हैं और कहाँ से कहाँ तक उनकी वैल्यूज चल रही होती हैं।
सो अगर हम इसको एक लाइन में ड्रॉ करते हैं तो मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, बाकी आप डिटेल में किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे चलेगा। इसके कई सारे कैटेगराइजेशन होते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेवलेंथ, और स्पीड तो मीडियम डिसाइड करता है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर और वेवलेंथ के बेसिस पर ये अलग अलग होते हैं। सो अगर हम इसको वेवलेंथ इस तरफ बढ़ते हुए टर्म में दिखाएं, सो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिखाएं, और इस ऑर्डर पर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि वेव है तो फ्रीक्वेंसी आएगी, वेवलेंथ आएगा। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट एनर्जी के होते हैं वो गामा रेज होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैमिली का मेंबर है और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। आगे आप पढ़ोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। फिर एक्स रेज होते हैं, आप देखते हो मेडिकल में काफी यूज होता है एक्स रेज का, और एक्स रेज से हम बॉडी के इनसाइड में ये बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बाकी आपके जो और मटेरियल्स हैं, टिश्यूज हैं, सबको पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है, काफी एनर्जेटिक होती है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपको यूवी रेज मिलती हैं, अल्ट्रा वायलेट। और आपने पढ़ा होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, वो आइज के लिए, स्किन के लिए हानिकारक होती हैं, डेंजरस होती हैं, तभी वो ओजोन लेयर है जो उसको रोकता है, दैट्स व्हाई अर्थ इज सेफ एंड ऑल दैट थिंग। पॉइंट इज कि ये भी हाई एनर्जी वाली होती है, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो एक्सरे से कम होती है। एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो लिस्ट लोअर एनर्जी के होंगे। ये जो जोन है ये अपने काम का है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। ये अपने को दिखता है, अपने बोले तो ह्यूमन बींग्स को ये नजर आता है, और इसको विजिबल जोन बोलते हैं। विजिबल ईएम वेव्स हैं। कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं ना जो इस जोन के अलावा और भी जोन को व्यू देख पाते हैं, तो उनका व्यू ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज्यादा ब्रॉडर होता है। इसमें आप जानते हो कि कुछ वेव गयोर जैसा ऑर्डर आता है, आपने पढ़ा होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। तो अगला चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली के इस मेंबर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इस मेंबर की वही प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर होंगी जो बाकी सब की है, बस इसका अपना वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज एक अलग है। देन आफ्टर आप देखते हो कि इसके बाद वाला जो रेंज है उसमें इंफ्रारेड पाए जाते हैं। आईआर का मतलब इंफ्रारेड है, थर्मल, ये हीट से रिलेटेड होते हैं। तो जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसका मतलब जो आपने रेडिएशन पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो हीट या रेडिएशन से रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे रेडिएशन लिख देता हूँ। रेडिएशन एक जनरल वर्ड है, वो सभी के लिए यूज करने लिखते हैं फिर हम लोग। ये थर्मल रेडिएशन है, थर्मल बोले तो हीट से रिलेटेड है। तो जितना भी हीट हम देखते हैं जो फ्लो कर रहा होता है विदाउट मीडियम, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी इक्वेशन भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो पढ़ा था आपने रेडिएशन। उसके बाद और भी कई सारे रहते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट फैमिली मेंबर माइक्रोवेव आता है। इनके भी अपने एप्लीकेशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी इनके अपने अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और रेडियो वेव होता है, तो जो हम रेडियो के लिए यूज करते हैं, जैसे आप एफएम ऑन करते हैं अपने कार में, मे बी मोबाइल फोन में, और मे बी रेडियो में, तो वो जो सिग्नल कैच करता है वो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे होते हैं। और वो जो रेडिएशंस होते हैं वो मैक्सिमम या फिर लार्जर वेवलेंथ के होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो उसका पर्पस हम लोग साउंड को प्रोपोगेट करने में यानी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स का कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल में भी और सोशल लाइफ में भी। इंफ्रारेड हीटिंग में यूज होता है। विजुअल लाइट हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सेंसेशन विजन जो है उसी पर डिपेंडेंट है। और अल्ट्रा वायलेट है, इसका भी हम लोग पास यूज कम है, लेकिन ये हाई एनर्जी के स्टोरीज हैं, और इनका भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। एक्सरेज को हम लोग यूज करते हैं मेडिकल में, अदरवाइज गामा रेज भी बहुत सारे यूज हो रहा होता है। तो ये एक पूरा फैमिली है, इस फैमिली को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इन सभी की वही प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने अभी लर्न की और जो आगे भी लर्न करने वाले हैं।
बट इनका डिफरेंशिएशन अलग अलग वेवलेंथ पर है। तो ये वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसीज के बेस में डिफरेंशिएटेड है। आप टेक्स्ट बुक में जाकर के एक बार आइडिया ले लो कि किसका कितना वेवलेंथ होता है और किसका कितना फ्रीक्वेंसीज होता है। जनरल एग्जाम में पूछेगा नहीं कि किसका कितना वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी होता है बताइए, बट इफ यू हैव आइडिया देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप बात कर रहे हो। सो दिस इज एंटायर फैमिली इज नोन एज स्पेक्ट्रम। और इनको सभी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, और सभी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो जिसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं कि केवल लाइट की स्पीड है, वो सभी की स्पीड है, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, कोई भी रेज हो, वैक्यूम में है तो उसी स्पीड से चलेगा। कोई दूसरा मीडियम है तो फिर वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो परमिबिलिटी रिलेटिव और परमिबिलिटी जो है हम लोग परमिटिविटी है वो डिसाइड करती है कि उसकी स्पीड कितनी होने वाली है। यूवी स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं। हाँ, आपके पास बहुत सारे और भी आपको नॉलेज होगा कि इनको हम कई जगह पे यूज करते हैं, बट अभी अल्ट्रावायलेट वेव्स को उतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि जितना हम रेडियो को यूज करते हैं, माइक्रो को यूज करते हैं, इंफ्रा को यूज करते हैं, विजुअल को यूज करते हैं। और आप सोचो ना कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट के लिए और भी चीजों के लिए, ये सब हाई एनर्जी वाले स्टोरीज हैं। और जो अल्ट्रावायलेट तो हमको सन से मिल ही रहा है, लेकिन क्या है कि वो डायरेक्टली एक्सपोजर की वजह से थोड़ा सा इशू बनाता है। तो अगर हम इसका कुछ यूज कर पाएंगे तो सन से जो अल्ट्रावायलेट है उनको लेकर के आ जाएंगे, ओजोन लेयर को क्रॉस करा करके, फिर उससे हम बहुत सारी एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत सारे काम करा सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज है। सो फ्यूचर में उसके एप्लीकेशंस और मिल सकते हैं। अच्छा, अब जब वेव्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वेव की एनर्जी कितनी है, जैसे मैंने अभी टर्म यूज किया कि इनके पास एनर्जी होती है। सो हाउ मच द एनर्जी दे कैरी डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ्स, हाउ मच intensity they have, what the momentum they carry, because we know waves carry energy and momentum. So energy और momentum से related numerical questions आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनके फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं और उन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो हम आंसर दे देंगे। ये सारे फॉर्मूलाज वेव वाले चैप्टर से मैच करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वेव है। आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं, किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर ये ई नॉट है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, और लेट से ये हमारा जे कैप डायरेक्शन में जा रहा था, ये स्टैंडर्ड में यूज कर ले रहा हूँ, और जरूरत पड़ती है तो बी नॉट बी को भी लिख देता हूँ। तो ये हमारे लिए साइन वेव है, और आई मीन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है साइन के फॉर्म में। और ये combined together can represent light, they combined together can represent microwaves, ultraviolet, gamma rays, x rays, radio rays, सारी रेज को ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसी से बताया जा सकता है। अगर हमारे पास ये वेव है, या फिर ऐसा बोलो कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या उनके पास एनर्जी होती है? तो हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा हुआ था, तो हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई चलते फिरते आपसे पूछ देगा कि जैसे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज लाइट, तो आप बोलोगे कि अभी लाइट हमको पढ़ना बाकी है, बट थोड़ा सा आइडिया है कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है उसको बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं। तो बोलेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तो आप उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी, दोनों की एनर्जीज को कंबाइन करके टोटल लाइट की एनर्जी बन रही होगी। यस, बन रही होगी, एग्री करोगे आप? फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है टोटल में, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है टोटल एनर्जी में, क्या दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, या फिर किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किसका ज्यादा होने वाला है। तो वो बताने के लिए हम उसकी पार्डन उसकी एनर्जीज को समझेंगे और बताएंगे। सो सिंस हम लोगों को पता है, क्या पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है जब कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, लेट्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिख रहे हैं और इलेक्ट्रिक का मतलब ई हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसके लिए एक फॉर्मूला हुआ करता था। व्हाट वाज द फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर? द फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया गया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो उसकी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है।
अगर हमको एनर्जी निकालनी है किसी डीवी वॉल्यूम में तो डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको रिकॉल करना है और ये कनेक्ट करना है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो यू बी अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। फ्री स्पेस की बात चल रही है। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी। आप जानते हो कि एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी है बेसिकली और स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन वगैरह की तो जरूरत पड़ने वाली नहीं है, दोनों को हम ऐड अप कर देंगे। सो कभी भी आपसे एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेगा तो आप ऐसा बोलोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है प्लस हाफ ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है। सो ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। देन यू विल रियलाइज कि जो ये एक्सप्रेशन है इस पर ई और बी यूज हो रहे हैं, और ई और बी इनकी पीक वैल्यूज नहीं है। आई हैव नॉट टेकन देयर पीक वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट द लोकेशन यू आर इन। तो दैट मीन्स कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी किस लोकेशन पर आप हो और किस टाइम पर हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेव होता है वो पोजीशन टाइम फिनोमिना होता है। तो पोजीशन स्पेस टाइम फिनोमिना होता है, स्पेस बदलेगा तो टाइम, स्पेस और टाइम के साथ उसकी वैल्यू बदलती है। और जैसे हम लोग लाइट की बात करें तो सन से लाइट आती है तो अलग अलग स्पेस पे अलग अलग टाइम पे पाई जाती है, तो उसकी अलग अलग एनर्जी डेंसिटी निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की कंबाइंड टुगेदर। सिंस सो मेनी स्पेस में सो मेनी पॉइंट्स हैं, सो मेनी बहुत सारे टाइम्स हैं, तो अब हर एक टाइम हर स्पेस पे निकालना होगा, तो आप अगर कोई वैल्यू देगा तो डायरेक्टली इस पे रख करके इसको स्क्वायर करेंगे और फिर एक्स टी की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बट अपनी कॉमन लैंग्वेज के लिए फिर ये कैलकुलेट करने से ज्यादा अच्छा कि हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपसे एनर्जी डेंसिटी ना बोल करके आपसे पूछेगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताइए, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी। और जब कोई हमको एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना होता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज गिवन होती हैं या फिर पर्टिकुलर लोकेशन की दी गई होती है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करके एवरेज करते हैं। जब आप एवरेज निकालोगे तो ई का स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा। ई का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का एवरेज आएगा, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का एवरेज आएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ई स्क्वायर जो है उसका एवरेज। कई बार लोग इसको सिंबल से, एवरेज का सिंबल ये यूज कर लेते हैं। सो दैट इज एवरेज ऑफ ई स्क्वायर प्लस, आप पाओगे 1/2 म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है। एवरेज किसका लगेगा, एवरेज लगेगा बी स्क्वायर का ना। इसका मतलब हमको इसका इस ई का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो जब स्क्वायर करोगे तो एक ई नॉट स्क्वायर का आएगा और साइन स्क्वायर का एवरेज आएगा। सिंस एक्स और टी की बहुत सारी वैल्यूज हैं और सारी वैल्यूज रैंडमली चेंज कर सकती है हमारे लिए, तो जब कभी साइन का आर्गुमेंट रैंडमली चेंज करे या कॉस का आर्गुमेंट यानी एंगल जो है वो रैंडमली चेंज करे, तो साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। सो ये आपको पता होगा, साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू 0 आता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको रिकॉल आ जाएगा और इसके बाद उसको याद भी रखोगे। तो साइन एनीथिंग की एवरेज वैल्यू 0 होती है, ये एनीथिंग है। और कॉस की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। लेकिन अगर आप कभी साइन स्क्वायर निकालना चाहो तो ये साइकिल पॉजिटिव हो जाती है और इसका मतलब इसका एवरेज 0 नहीं होगा। उसका एवरेज साइन का 0 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर साइकिल जाती है, नीचे से साइकिल जाती है, तो एवरेज 0 होता है। साइन स्क्वायर में ऊपर चला जाता है, तो किसी भी चीज का साइन स्क्वायर का एवरेज निकालोगे तो हाफ आएगा। ये मैंने ब्रैकेट सिंपली छोड़ दिया, ब्रैकेट का मतलब एनीथिंग रिटन देयर दैट डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि वो जो अंदर चीज लिखी गई है वो रैंडमली वैरी करनी चाहिए और बहुत सारी वैल्यूज को लेनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू ऑन एन एवरेज हाफ होती है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ऑन एन एवरेज हाफ होती है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 0 होती है एवरेज में। ये स्क्वायर की वैल्यू मैंने बोली है। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आएगी वो ई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो आप पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
ई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आएगा 1/2 म्यू नॉट, और ये बनेगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड यूज करना स्टार्ट की दिए, और जब हम लोग एम्पलीट्यूड यूज करेंगे तो वो तो एक नंबर होगा, और जब हम लोग ई यूज कर रहे थे तो ई फंक्शन था, दोनों में डिफरेंस था। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी अपनी आ जा रही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, और दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से टोटल एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी अपने को निकल के आ गई। कॉपी कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन आपके लिए काम का है, और या फिर बाद में आप कॉपी करेंगे तब भी चलेगा, याद रख लीजिए कैसे निकाला गया। अब आपसे अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है एवरेज में, तो आप बोलोगे ये। मैग्नेटिक फील्ड का कितना है ये। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, या इसमें से कौन सा लीड कर रहा है, या फिर ये ई नॉट और बी नॉट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास कुछ और भी रिलेशंस हैं, उनका यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं। तो चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ये एवरेज वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग इसको अलग अलग लिखते हैं। लेट से हम लोग एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, इसकी वैल्यू आई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की, दैट वाज 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। लेट से सेकंड से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये फर्स्ट के बराबर आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। अपने पास कुछ रिलेशंस हैं। क्या रिलेशन है? अगर अपने को कभी बी नॉट निकालना होता है तो हम उसको ई नॉट बाई सी से रिप्लेस कर सकते हैं, वैक्यूम में रिप्लेस करते हैं, तो ये बन जाएगा ई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स म्यू नॉट सी स्क्वायर। फिर आपको याद आएगा कि सी की जो वैल्यू होती है वो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 ई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, और सी स्क्वायर जब करोगे तो ये 1 आएगा, यानी ऊपर चला जाएगा कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/4 म्यू नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आया। आप देखोगे जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर आ रही है। और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है वो भी वही होती है। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटीज दोनों की बराबर होती हैं। सो ये आएगा यू ई इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा बताइए, अगर हम इसको इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इस पे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/4, और यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट। तो ये जो वैल्यूज हैं वो एवरेज की वैल्यूज हैं और वो आपस में बराबर है। अगर ये नंबर बराबर हो गए तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि अगर कई बार थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे एक्सरे समझ लो, तो एक्सरेज में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन एन एवरेज कंट्रीब्यूशन एनर्जी में और मैग्नेटिक फील्ड का ऑन एन एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप बोलोगे दे आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस है, दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो। अब आपसे पूछेगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो अगर आपको यू निकालना हो, टोटल यू, तो आप लिख सकते हो कि दिस प्लस दिस, दैट मीन्स दिस प्लस दिस, और दोनों बराबर हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर which is also equal to b नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। सो ये जो फाइनल फॉर्मूला आ गया वो एनर्जी डेंसिटी का आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज वैल्यू पे। और ये फॉर्मूला देखने में एग्जैक्टली वैसे ही है, बस फर्क क्या पड़ा, अब हमने ई नॉट यूज कर लिया, जबकि स्टार्टिंग में क्या यूज कर रहे थे, ई, और ई को हमने ई नॉट में कन्वर्ट करके देख लिया, और ये बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन में आता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो। यस सर, दोनों इंस्टेंटेनियस भी सेम रहेंगे ना?
इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए फिर आपको ये निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस के लिए, और एक बार चेक कर सकते हो कि क्या वहां से सेम आता है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम एक बार चेक कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि बाकी टर्म तो हम लोगों ने रिलेट किया हुआ है, बस वो साइन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यस, तो इसका मतलब आप जनरलाइज कर सकते हो कि इंस्टेंटेनियस भी बराबर होगी और एवरेज भी बराबर होगी। इसका मतलब वो हमेशा 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी, जो एवरेज की वैल्यू होगी, दे मे डिफर। या दैट्स गुड पॉइंट। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वो हर एक मोमेंट पर होगा, चाहे इंस्टेंटेनियस लो या फिर एवरेज लो। सो both fields contribute equally in total energy of an electron or energy of electromagnetic wave। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इसकी टोटल जो एनर्जी होगी दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय द टू at any time at any position and hence for average as well। तो एक तो ये छोटा सा पॉइंट है जिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और निकालने को बोलेगा तो फिर ई का एक्सप्रेशन देगा, बी का एक्सप्रेशन, ई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, बी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से एवरेज वैल्यू बता देंगे। अभी हम लोगों ने एवरेज निकाला, अब हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी। सो टोटल निकालने के लिए अगेन अपने को क्या करने का कि अगर उसका इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन दिया गया तो ये एवरेज, ये इसकी डेंसिटी थी, इसको वॉल्यूम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, टोटल निकल के आ जाएगा। और अगर आपको एवरेज टोटल पूछेगा तो एवरेज के लिए आप इसको यूज कर लो, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि कभी आपको एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको कभी लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको ई से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ई किसी और के लिए यूज कर रहे हैं तो यू भी लिख सकते हैं। तो ये अगर इंटीग्रेशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आपने डेंसिटी कैलकुलेट कर रखा है, वॉल्यूम से कैलकुलेट कीजिए, आपको ये पता चल जाएगी। सो यहाँ से हम इसका फिर एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो जनरली आपसे क्या पूछेगा, डेंसिटी के बारे में पूछेगा या फिर एवरेज वैल्यू के बारे में पूछेगा, उसको हम निकाल करके बता सकते हैं। और डेंसिटी के बारे में पूछेगा तो डेंसिटी निकालना अपने को आता है। इसके बाद आपसे पूछेगा इंटेंसिटी के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं वेव में इंटेंसिटी काफी मैटर करती है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, सुपरपोजिशन आपने देखा था, इंटरफेरेंसेस देखा था, वो सारा कुछ इंटेंसिटी को रिलेट करता है। तो इंटेंसिटी के लिए आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन इंटेंसिटी की आपको पता होगा कि इट इज एनर्जी फ्लो रेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सो क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं और टाइम लिखते हैं और एनर्जी लिखते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए बन जाता है इंटेंसिटी। अच्छा, ये जो वेव है, वेव तो चल रहा होगा किसी डायरेक्शन में। सो अगर लेट से वेव हमारा इधर जा रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं, हालांकि वो वेव वेव नेचर पे जाएगा, बट ये डायरेक्शन है और इस स्पेस से जा रहे हैं, तभी हम लोग लाइट को भी ऐसा दिखा देते हैं। और इसके बाद अगर सपोज कर लीजिए हम ये देखते हैं कि जो रीजन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो ये है, और लेट से इस एरिया से ये वेव जा रहा है। जब ये वेव जा रहा है तो वेव का मतलब हम लोग समझते हैं एनर्जी जा रहा है। जैसे आपको याद होगा स्ट्रिंग में हम लोग प्लॉट किया करते थे कि स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है, मींस एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। और अगर इधर वेव जा रहा है तो ये किसी v वेलोसिटी या c वेलोसिटी से जा रहा है, तो वैक्यूम में है तो ये c वेलोसिटी से जा रहा है। लेट्स से t इक्वल टू 0 पर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से कुछ एनर्जी क्रॉस हुई, या फिर डेल्टा टी टाइम पर देखो किसी सरफेस से, तो डेल्टा, अगर इसी सरफेस को हम लोग वॉच करना चाहते हैं तो डेल्टा टी टाइम पर कितना एनर्जी निकलेगा यहाँ से इस वाले सरफेस से, तो उसके लिए आप बोलोगे कि डेल्टा टी टाइम में ये कहाँ कितना मूव कर ले जाएगा। सो इसके अगर बैक साइड जाओ और ये कैलकुलेट करो तो ये डिस्टेंस आएगी c इंटू डेल्टा टी।
कैन वी से कि ये वो डिस्टेंस होगी जो यहाँ का डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंच जाएगा डेल्टा टी टाइम पर, और अगर यहाँ का डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंच गया तो इसके अंदर वाले सारे डिस्टरबेंस इसको क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने अमाउंट की एनर्जी जाने वाली है। सो वी कैन क्लेम कि ये जो वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम के अंदर जितना भी डिस्टरबेंस है, सारा का सारा डिस्टरबेंस इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करेगा। अगर सारा का सारा डिस्टरबेंस इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करेगा, इसको तो इसके इनसाइड में जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी से क्रॉस करने वाली है। तो ये जो टोटल एनर्जी है उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे और फिर एरिया से डिवाइड कर पाएंगे। लेट्स से कि इससे जाने वाली एनर्जी का नाम हम यू दे देते हैं, टोटल एनर्जी। सो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा जो एनर्जी ट्रैप्ड है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? टाइम हमारा लग रहा है डेल्टा टी। तो ये हमारे लिए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप इस फॉर्म में लिखना कम पसंद करोगे क्योंकि इसके लिए यू निकालना पड़ेगा, जबकि हमको स्मॉल यू आ रहा है, इजीली पता है। एरिया पता करना पड़ेगा, उसको भी अवॉइड करना चाहोगे तो आप एक काम कर लो, इसको सी से मल्टीप्लाई करो और सी से डिवाइड भी कर दो। जब आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी से डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे कि डाउन साइड में ये जो ब्रैकेट बन रहा है, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं, ये वाला टर्म, ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बता रहा है। तो ये इंटायर नंबर क्या बता देगा? क्या ये इंटायर नंबर वॉल्यूम के बारे में बता देगा? तो आप रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये यू आ गया और टोटल वॉल्यूम आ गया, जिस वॉल्यूम से एनर्जी क्रॉस कर रही है। अगर डेल्टा टी टाइम लिया है बहुत छोटा, तो ये डेल्टा वॉल्यूम आएगा, डेल्टा एनर्जी होगी। तो डेल्टा एनर्जी डिवाइड बाय डेल्टा वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। सो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इंटेंसिटी आप याद रखेंगे, इसकी इंटेंसिटी जो आएगी वो यू वैल्यू इनटू सी के बराबर आ जाएगी। अब ये यू ऑन एन एवरेज ले रहे हैं तो आप बोलोगे कि हमारी एवरेज वैल्यू, एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज वैल्यू इनटू सी के बराबर आ जाएगी। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंस डेंसिटी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इनटू ई नॉट स्क्वायर, or you can write it as like c into b naught square divided by twice mu naught. So कई बार क्या करेगा वो आपसे, कई बार ये पूछेगा कि एवरेज इंटेंसिटी बताइए। तो जो हमने इंटेंसिटी लिखी है वो एवरेज लिखी है। क्यों एवरेज है वो आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि हम एवरेज डेंसिटी को यूज किया है। सी एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी। सो पॉइंट इसकी डेंसिटी पता हो, सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इंटेंसिटी के बारे में आइडिया लग जाएगा। कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल होगा। ई नॉट आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट पता होता है, सी पता होता है, आपका इंटेंसिटी इमीडिएटली आ जाएगा। आप बी के टर्म में भी निकाल सकते हो, एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर सकते हो, चलता है। कॉपी कर लीजिए, कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज एक छोटा सा और पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टोरीज हैं वो लाइट में आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स बहुत सारे फिनोमिना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और इसके बहुत सारे बचे हुए जो एस्पेक्ट है ना वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जो इसका मेंबर है कौन? लाइट। ये जो लाइट मेंबर है इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। तो इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो वेव से रिलेटेड है, जैसे कि इंटरफेरेंस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिफ्रैक्शन जो उसमें नहीं पढ़ा होगा, पोलराइजेशन जो अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, ये आपका इंटेंसिटी हो गया। आगे एक और पॉइंट है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, मोमेंटम। आपने देखो क्या किया, वेव के लिए एनर्जी पढ़ा, एनर्जी के साथ साथ इंटेंसिटी पढ़ा और मोमेंटम पढ़ा, क्योंकि वेव एनर्जी और मोमेंटम लेकर के जाते हैं। और अगर इस मोमेंटम के बारे में बात करें तो इसी मोमेंटम को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब इसका पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनका एक पार्टिकल नेचर भी है। आपने पढ़ा होगा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, वो फोटॉन्स होते हैं। तो जो फोटॉन्स होते हैं वो केवल लाइट के लिए नहीं है, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हैं। तो इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम फोटॉन्स के टर्म में भी पढ़ सकते हैं।
फोटॉन्स के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो वो फोटोन वाला जो टर्म आएगा पार्टिकल नेचर, उसमें मोमेंटम आपको ज्यादा क्लियर कट नजर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंटम के लिए पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं, उस तरह से होता है। हालांकि ये जो मोमेंटम है ये कुछ m इंटू वी जैसा नहीं रहेगा, कि जो वो फोटॉन्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग लर्न करेंगे ऑप्टिक्स के लास्ट वाले सेगमेंट पे, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूलाज बनने वाले हैं। बट यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो कि अगर कोई भी वेव ट्रैवल कर रहा है, इफ देयर इज एनी वेव ट्रैवलिंग, लेट्स से उसको ऐसा बना देते हैं कि ये वेव है और वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनको रेज बोल सकते हो, वेव बोल सकते हो, जो भी है। और अगर ये वेव है तो इसके पास कोई एनर्जी होगी यू, जिस स्पेस पर ये है। तो अगर ये यू एनर्जी से लेकर के जा रहे हैं तो इसका लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है मोमेंटम। सो मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम। सो इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, अगर उसको हम लोग पी से लिखें तो पी इज डिफाइंड एज यू बाई सी। ना ये कैसे आ रहा है, ये फोटॉन्स की कुछ हाइपोथेसिस हैं और वो हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर में, वो अभी के लिए आप याद रख सकते हो। सो बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव डिवाइडेड बाय द वेव स्पीड, दैट इज सी, इसका जो रेशियो होता है वो मोमेंटम होता है। दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना मोमेंटम कैरी कर रहा होगा, उसके लिए हम उसकी एनर्जी पता करेंगे और सी से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना उसके पास मोमेंटम है। फिर इस मोमेंटम को हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। और एग्जाम में आपसे पूछेगा तो मोमेंटम कैलकुलेशन करवाएगा, तो उसके लिए यू कैलकुलेट करने का आपको आइडिया देगा। यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ई नॉट वगैरह पता होगा, तो हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा यू वैल्यू कितनी आ जा रही है। तो यहाँ से अगर आपको यू एवरेज निकालना हो तो उसको हम ये एवरेज वैल्यू के साथ इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और या फिर ऐसा बोलो ये कांस्टेंट होगा तब भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सो यू निकालने के बाद सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दो पॉइंट इसमें और मैं एसोसिएट कर देता हूँ, सिंपल पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पर्टिकुलरली लाइट में ज्यादा रिलेवेंट होंगे, कि एज एग्जांपल उसको समझ सकते हो कि लेट से ये सरफेस है और आपसे बोलेगा कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे फॉल कर रहा था, मे बी लाइट फॉल कर रही थी, और मे बी एक्स रेज थे, मे बी गामा रेज थे, मे बी एनीथिंग एल्स। सो ये वेव थी, ईएम वेव, और दैट डाउन साइड वाज सरफेस। क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करेगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक कोई वेव है, ईएम वेव है, आपको इसकी एनर्जी देगा, एनर्जी देने के लिए इसकी वेवलेंथ दे देगा। हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं वेवलेंथ, तो एनर्जी को हम लोग फोटोन के टर्म में लिखेंगे, और आप देखोगे कि जो एनर्जी को हम लोग लिखने वाले हैं फोटोन के टर्म में, एक फोटोन के पास जो एनर्जी आएगी वो एच सी अपॉन लेमडा आएगी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। तो वहां से फिर एच बाई लेमडा उसका अगर इसको आप एच सी बाई लेमडा रख दो, एच सी बाई लेमडा, तो आप देखोगे कि ये एच बाई लेमडा बनेगा, तो मोमेंटम की वैल्यू एच बाई लेमडा हो जाती है। तो बेसिकली ये आता है, इसका ओरिजिन जो है वो फोटोन के कॉन्सेप्ट से है। तो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। एक फोटोन के लिए नंबर ऑफ फोटोन्स देगा तो फिर नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पॉइंट इसकी, अगर हमको ये वेव पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं इसके पास कितना मोमेंटम है। उसके लिए क्या पता करना होगा, कितना एनर्जी एसोसिएटेड है। सो लेट्स से कि हम अभी लेमडा वाले पार्ट को हटा देते हैं और लेमडा वाले पार्ट को हम लोग लाइट में लर्न कर लेंगे। इसके पास एनर्जी अगर आपको यू देता है और सी स्पीड से चल रहा है, तो आपसे बोलेगा कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया गया सरफेस को। फिर सरफेस को मास दे देगा तो बोलेगा बताइए इस पे कितना फोर्स लगा और कितना एक्सेलरेशन आया। फिर काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स से लिंक कर सकता है। सो जो रिजल्ट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। अगर सरफेस इफ 100% रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब हुआ वेव, और यह वेव बोलेगा तब भी चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इफ 100% radiation or wave is absorbed by surface,
then momentum transferred और मोमेंटम चेंज ट्रांसफर्ड, जो भी लिखना चाहो, कितना आएगा। तो आप देखोगे मोमेंटम चेंज में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखना पड़ता है। फाइनली जब कोलाइड कर जाएगा तो वो एब्जॉर्ब कर गया होगा तो वो 0 होगा। इनिशियल कितना था, u/c। तो ये मोमेंटम चेंज आ जाएगा आपको। फोर्स निकालना होगा तो वो डेल्टा टी टाइम देगा, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप बोलोगे डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो u/c डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि सरफेस पे कितना फोर्स लगा है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि लेट्स से इफ 100% रेडिएशन और वेव 100% वेव और रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक, इन दैट सिचुएशन हाउ मच फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। तो हमको ये पता करना होगा कितना मोमेंटम चेंज आएगा। तो आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर ये 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वापस आ रहा होगा और वापस भी उसी एनर्जी से आएगा। फिर ये भी एज्यूम करके चलेंगे कि उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, क्योंकि 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये वापस जब जा रहा होगा तो कितना मोमेंटम आएगा, u/c का, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इनिशियली कितना रहा होगा, माइनस u/c रहा होगा। तो इसको भी आप चाहो तो माइनस u/c लगा लो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेकर के। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। तो ये हमारे लिए कितना रहा होगा, u/c इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इसका मतलब हुआ कि ये जो फाइनल आएगा तो ये अपने पास बनेगा 2u/c। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा, वो अपना 2u/c हो जाएगा। सो इस केस में फोर्स कितना लगेगा, अगेन आप डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बता सकते हो। तो ऐसा भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और आ सकता है। तो अपने को क्या देखना है कि वो बताएगा कंडीशन की कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम उसके पास नहीं बचा। रिफ्लेक्ट होगा तो आप जानते हो रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो डायरेक्शन निकाल करके हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे मोमेंटम को। मोमेंटम कितना होगा हर बार, u/c होगा। अगर किसी एंगल पर आएगा तो फिर उसके कंपोनेंट कर लेंगे साइन थीटा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट करके बता सकते हैं। कई बार ऐसा बोलेगा 50% एब्जॉर्ब हुआ है, 50% रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड वाला यानी फाइनल वाला होगा वो 50% बचेगा, दैट मीन्स हाफ बचेगा। और इनिशियल वाला पूरा रहा होगा तो टोटल आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग केसेस के लिए बताया जा सकता है। कॉपी कर सकते हो, इस पे कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये मोमेंटम, एनर्जी एंड ऑल दैट हो गया। यस सर, इसमें सी तो बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसमें कोई कंसिडरेबल मूवमेंट नहीं होगा ना इसके फोर्स की वजह से? हाँ हाँ, ये कंसिडरेबल मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप देखो ना कि आपके पास अगर ग्लास, लेट से आपने ग्लास सरफेस यूज किया ना, तो ग्लास 100% रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें आपको ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर मिलेगा, तो ज्यादा फोर्स मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ग्लास पे आप लाइट को डालो ना, तो वो ग्लास मूव नहीं कर पाता है। क्योंकि सी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने, सी बहुत बड़ा होता है और इसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो बहुत कम होती है। तो ऊपर वाला नंबर कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो रेशियो बहुत कम होता है। तो वो प्रैक्टिकली कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट मैथमेटिकली या कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपसे करा सकता है कि लाइक कि कितना मोमेंटम आया, 10⁻⁻10 फोर्स लगा, बहुत कम लगा, लेकिन जो भी है निकाला जा सकता है। बट इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस कम ही रहेंगे कि कितना एक्सेलरेशन आएगा। अगर पूछता है तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन है सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में लाइट डालने से हमारा कोई सरफेस नहीं मूव करता है। हाँ, या फिर ऐसा करो कि आप जो सरफेस बनाओ वो बहुत लाइट बनाओ, वेट कम रखो और लाइट उसमें बहुत इंटेंसिटी की बहुत ज्यादा डालो, तो शायद थोड़ा बहुत डिस्टरबेंसेस आपको अपीयरेंस में मिलेगा, वो भी लेबोरेटरी में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी उसको रोक देगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है, सी सर बहुत बड़ा पर होता वो है इसलिए कम रहता है। यस, एक एटम पे या एक इलेक्ट्रॉन पे तो हो सकता है। हाँ वही बात है ना कि आप उसको कितना, एटम इलेक्ट्रॉन पे जाने का मतलब क्या हुआ कि एटम इलेक्ट्रॉन पे जब हम लोग जाते हैं तो उसका मतलब हम जो सरफेस ले रहे थे या फिर जहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था उसको बहुत छोटा ले रहे थे। जब हम उसको बहुत छोटा करेंगे और लाइट की प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे तो चेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अभी हम लोग इसलिए हम ज्यादा फोटोन पे एंट्री नहीं ले रहे, क्योंकि फोटोन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप देखो कि ये फोटॉन्स होते हैं बेसिकली।
और वो फोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो अपना इन्फ्लुएंस देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस देते हैं, कुछ उनको मूवमेंट भी दे देते हैं। तो उस लेवल पर इनका काम चलता है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर जो हमारे डे टू डे लाइफ वाला ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर नहीं चलता है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक आध इक्वेशन आप मोर और लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे एग्जाम में, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट माना जाता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो अभी हमने एच को भी साइड लाइन रखा हुआ है, केवल ये देखा कि अगर आपको वेव एनर्जी पता हो तो क्या हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, यस। क्या हम वेव एनर्जी निकाल सकते हैं, यस। क्या हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, यस। और क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं, यस। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और हम लोगों ने ये भी पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर रहता है, और कितना कितना रहता है वो भी हम निकाल करके बता सकते हैं। जनरली यही क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग ऑप्टिक्स के साथ मर्ज करके जब लाइट का वेव वर्जन पढ़ रहे होंगे, तो वेव ऑप्टिक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल, और उस पे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो इस पे एप्लीकेबल होंगे। डिफरेंस क्या होगा, केवल ये डिफरेंस होगा कि जो फैमिली मेंबर है ये, इस फैमिली मेंबर की अपनी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर है, रेंज पर है, फ्रीक्वेंसी एक रेंज पर है, तो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल करके किसी के लिए भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी के लिए यहीं पे पॉज कर देंगे, और फिर वेव में इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। और वो जो आपसे पूछेगा एग्जाम में वो जनरली लाइट को लेकर के ही पूछेगा, तो वेव ऑप्टिक्स में कवर हो जाएगा। इसके बाद में अब 5 से 10 मिनट अपने पास है, तो उसमें एक जो बचा हुआ पॉइंट था उसको भी कवर कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑप्टिक्स पे ध्यान दे सकें। बचा हुआ पॉइंट ये था कि हालांकि वो डन है फिर भी, कि आरएलसी सर्किट जो मैंने बोल दिया था, आरएलसी सर्किट सीरीज पर हो और डीसी सर्किट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास काफी सफिशिएंट मटेरियल है, आप उसी को यूज करोगे। और जनरली आपको जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर पूछेगा, तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में क्या करना होता है वो आपको पता है। बट अगर कोई इक्वेशन बनाने के लिए अगर स्टार्ट करता है, बनाता है, तो किस तरह से इक्वेशंस बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके सोल्यूशन फिर आप फोर्स्ड ऑसिलेशन या फिर जो भी था पहले आपने पढ़ा था एसएचएम में, उससे रिलेट कर सकते हो। ये डीसी है, एसी वाला तो आप सॉल्व कर चुके हो। अगर ये ई है और ये आर है, ये एल है और ये सी है, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया था, वो सारी स्टोरी। सो किसी टी टाइम पर मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज क्यू है और इस पर करंट आई है। सो व्हाट द इक्वेशन इज गोइंग टू बी केवीएल। क्या केवीएल की वैल्यू, क्या केवीएल कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ई। ये कुछ इस तरह की क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी। अच्छा, जनरली क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि टी इक्वल टू 0 के जस्ट बाद बताइए, टी इक्वल लॉन्ग टर्म के बाद बताइए। तो पहले मैं आपसे चेक कर लेता हूँ कि आप बता पाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन, करंट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, ये काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हो कि इस पे कितना करंट चलेगा जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। क्योंकि मोस्टली जो इसे क्वेश्चन पूछने वाला है वो जस्ट आफ्टर, जस्ट और स्टेडी स्टेट पे पूछेगा, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन टफ है। सो कैन यू आंसर व्हाट शुड बी द करंट इन द सर्किट just after the switch was closed, initially capacitor was uncharged. So आपको सारी प्रॉपर्टीज पता है, बस आपको उसको कनेक्ट करना है। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, और उनके पॉइंट्स को यूज करना है। आप जानते हो कि अगर स्विच को आपने क्लोज किया तो करंट चलना स्टार्ट करेगी, रेजिस्टेंस कोई अपोज नहीं करेगा, इंडक्टर अपोज करता है, और इंडक्टर में जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोई चेंज नहीं रहता है। इसका मतलब ये करंट को नहीं पास करने देगा, और कैपेसिटर पास करने देगा लेकिन इंडक्टर नहीं करने देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा।
तो इनिशियली करंट विल बिकम 0 और विल बी 0। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम और स्टेडी स्टेट के टाइम पर कितना करंट आएगा। तो जब आपसे करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछेगा तो क्या आंसर करने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि लॉन्ग टाइम के बाद इंडक्टर बोलेगा ठीक है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कैपेसिटर विल गेट कंप्लीटली चार्ज्ड, तो भी करंट 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब इनिशियली जस्ट आफ्टर भी चार्ज करंट 0 था और फाइनली 0 हो जाएगा, तो हमेशा बाद में 0 रहेगा। There will be certain time duration, for that time duration current will be building up then diminishing. So पहले कुछ बिल्डअप हुई होगी, बाद में वो डिमिनिश हो जाएगी, फिर वो 0 हो जाएगा और 0 रहेगा। तो ये अपनी स्टोरी है। Yes, in case you want to solve it for any time t, तो इक्वेशन आपकी इस तरह से जाने वाली है। और इसी इक्वेशन को अगर आप बनाने की कोशिश करो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली यही क्वेश्चन पूछेगा या फिर कुछ और पूछेगा, तो फिर अपने को ये करना पड़ेगा। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq by dt लिख सकते हैं। जब करंट को आप dq by dt लिखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या, r इंटू डी क्यू बाई डी टी, करंट की वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी, डी टू क्यू अपॉन डी टी टू, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को पता चलेगा कि आ जा रहा है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी टू, एल से डिवाइड कर देते हैं, प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी, प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एल। अब देखोगे ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, इसको हमको सॉल्व करना है। आप जानते हो कि ये जो R है वो कुछ इम्पीडेंस जैसा काम करता है, तो इसको इम्पीडेंस कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसको ओमेगा नॉट को बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ वैसी दिखेगी जो आप पहले कभी देख चुके हो, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी टू प्लस गामा टाइम्स डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स क्यू इज इक्वल टू ई बाई एल, जहां पर गामा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आर बाई एल होगी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट एल सी होती है। तो एल और सी केवल रहा होता है तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन वाली इक्वेशन है। हालांकि हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन वाली इक्वेशन तब भी सिंपल थी, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, याद है आपको, और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन थी, तो यहाँ पर ये 0 नहीं, ये कांस्टेंट आ रहा है। फिर आप मैथ्स में पढ़ते होगे कि जब ऐसा कुछ होता है तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन होता है, उसको पता करते हैं, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं, उसको आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। सो पॉइंट इसकी कभी इक्वेशन आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जनरली उसके सोल्यूशंस पे नहीं जाएगा, अवॉइड करेगा। और अगर सोल्यूशन देता भी है तो आपके पास क्या तरीका है सॉल्व करने के बजाय, आप क्या करो, 4 ऑप्शन में से जो क्यू के फंक्शन दिया गया हो, क्यू को आप क्रॉस वेरीफाई करा दो, अगर आप अवॉइड करते हो इसका इंटीग्रेशन। बाकी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन पता करते हैं। सो आप क्रॉस वेरीफाई करके अपना आंसर कर सकते हो। यस सर, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के एक बार फॉर्मूला लिखो ना, वो एंड वाला, जो वो फाइनल रिजल्ट वाला था। डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपके 3 केसेस बताए गए थे, देखो इस पे भी आप 3 केसेस करोगे गामा और ओमेगा नॉट को कंपेयर करके। एक आपको याद होगा कि उसमें कुछ ऐसा लिखा गया होगा कि क्या बोलते हैं इसको, लोअर डैम्पिंग, सीवियर डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग, ऐसा कुछ नाम दिया गया। क्रिटिकल डैम्पिंग एक केस था, ये ओवर डैम्पिंग था, अंडर डैम्पिंग था। तो अंडर डैम्पिंग का फॉर्मूला ज्यादा पॉपुलर रहता है और जनरली आपसे अंडर डैम्पिंग का पूछता है तो कुछ ऐसा आता है, ए ई रेस्ट पावर माइनस गामा टी और साइन या फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। तो यहाँ पे क्यों लिखोगे, और ये जो कांस्टेंट होता है ये एम्पलीट्यूड को चेंज कराता है, यू रिमेंबर दैट, एम्पलीट्यूड चेंज होना। सो ये किस कैटेगरी का केस है, जब अंडर डैम्पिंग चल रही हो, दैट मींस आपका डैम्पिंग कांस्टेंट कम हो और ये ओमेगा नॉट ज्यादा हो। उसको हम कंपेयर किया करते थे ओमेगा नॉट गामा बाई 2 को, इफ यू रिमेंबर दैट। सो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो।
सो जैसा ऐसे लीस्ट लाइकली है, ऐसा पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपकी मैथ्स से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और हम लोगों ने डैम्पिंग में किया, एक बार डैम्पिंग को रिवाइज करो, मैच करो, आपको पता चलता है। ऑब्वियस क्वेश्चन आपसे पूछेगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, वो आप देख करके बता दोगे। और अगर 4 ऑप्शन दिया गया तो इक्वेशन बना करके क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। जनरल लोग यही करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने में कम टाइम लगता है, सोल्यूशन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हमको क्यू दिया गया तो क्यू को रख करके देखेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर होगा, जो नहीं करेगी नहीं होगा, दैट्स डन। ओके, तो ये आरएलसी सीरीज का शॉर्ट में मैंने बताया, और आपसे बोला है कि आप डैम्पिंग ऑसिलेशन वाले चैप्टर को ओपन कीजिए टॉपिक को और मैच कराइए। आपको सिमिलर टाइप की क्वेश्चन बताई गई थी और मैथ्स में भी आपको बताया गया हो तो बता सकते हो। हमें मैथ्स में सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हाँ देखो ना, मैथ्स में नहीं है तो फिजिक्स में वो पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैथ्स हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट कि फिजिक्स को सॉल्व कर सके। और जैसा कि आप बता रहे हो कि मैथ्स में वो डबल डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिजिक्स में पूछेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसके आगे बढ़ भी नहीं रहे। और मैं आपको एक आइडिया लेकर के छोड़ दे रहा हूँ कि अगर कभी गलती से कुछ करता है तो हमारे पास कॉमन सेंस तो है, और वो कॉमन सेंस है क्रॉस चेकिंग का, वो कर सकते हैं। सो ये आपका एक लास्ट पॉइंट था। और अब आप देखोगे तो जो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सर्किट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर अवर एग्जाम वी हैव कवर्ड, और आप उसको बस कंसोलिडेट करो और रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिक्स रहेगा, और हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के लिए आपको एडवाइस कर देते हैं कि बेटर होगा कि आप 10th का रिवाइज ब्रश अप कर लो। 10th में आपने पढ़ा होगा मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, उससे आपको फायदा होगा। मैं बहुत फास्ट पेस पे नहीं जाऊंगा, स्लोली मूव करूंगा, लेकिन आपको टाइम मिलेगा ग्रास्प करने के लिए और आप ज्यादा समझ पाओगे। सो आप अगर रीब्रश होकर के आओगे तो अच्छा लगेगा समझने में। और हम लोग पहले ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, मिरर, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन मिरर, देन लेंस, देन प्रिज्म, देन जो भी है उससे रिलेटेड स्टोरी। फिर वेब पर जाएंगे, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे पार्टिकल नेचर, फोटॉन्स वाली स्टोरीज, और उसी से मॉडर्न लिंक हो जाएगी। 7th slide you want for a minute? Yes, 7th is here. Okay, so that's all for the day. And मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ PDF, आप आराम से नोट्स बनाइए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज from tomorrow onwards we will be moving towards optics. Thank you then. I'm sharing this PDF shortly.